जी, अब हमने जो चैप्टर करना दैट इज़ चैप्टर नंबर 10 यूरोगायनोकोलॉजी एंड पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम्स। इसमें स्टार्टिंग में ना उसने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की बात की हुई है, फिर मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस की बात की। उसने कहा कि जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होती है वो ये होता है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होता है और फिर इनकॉन्टिनेंस हो जाती है तो वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहलाती है। यूरिन लीक कर जाता है, लाइक कफ, स्ट्रेनिंग एक्सरसाइज, इन सब सिचुएशन में यूरिन लीक कर जाता है तो वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है। और वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस दूसरी टाइप होती है, उसमें ये होता है कि एक सडन डिजायर आएगी यूरिन पास करने की जिसको अर्जेंसी कहते हैं, उसके साथ ही फिर यूरिन लीक कर जाएगा तो उसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस। अगर किसी पर्सन में स्ट्रेस और अर्ज दोनों है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और अर्ज इनकॉन्टिनेंस, तो उसको कहेंगे मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस। ठीक है। अब जो है ना वो दो तरह के सिम्टम्स, यूरिनरी सिम्टम्स जो है वो दो तरह की होती हैं। कुछ सिम्टम्स हैं जो स्टोरेज से रिलेटेड है, कुछ सिम्टम है जो वॉइडिंग से रिलेटेड है। हमने इन दोनों को देखना है। और एक टर्म है ओवर एक्टिव ब्लैडर, मतलब एक तो आपने स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को याद रखना है, एक आपने अर्ज इनकॉन्टिनेंस को, एक आपने मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस को, और फोर्थ टर्म आपने याद रखनी है ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी, अर्जेंसी और अर्ज इनकॉन्टिनेंस ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो फिर वो ओवर एक्टिव ब्लैडर होगा। जो वुमेन है उनमें ज़्यादातर जो मसला होता है वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का होता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा जो मसले होते हैं ना उनमें वो होते हैं उससे रिलेटेड, स्टोरेज से रिलेटेड, स्टोरेज सिम्टम ज़्यादा होते हैं। वॉइडिंग के सिम्टम वुमेन में कॉमन नहीं है, मेन में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि मेन में बीपीएच हो जाता है, बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो जाता है, तो ज़्यादातर जो है वॉइडिंग के सिम्टम वो मेन में पाए जाते हैं। अब हम बारी बारी देख लेते हैं कि स्टोरी से रिलेटेड कौन सा सिम्टम है जो हमने कहा कि वुमेन में ज़्यादा कॉमन है, और वॉइडिंग से रिलेटेड कौन सा सिम्टम है। स्टोरी से रिलेटेड है फ्रीक्वेंसी, नोक्चुरिया, अर्जेंसी, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और नॉक्टर्नल इन्यूरिसिस। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि ज़्यादा दफ़ा जो है वो यूरिनेट करना, ज़्यादा दफ़ा, टू ऑफन आ डे। ठीक है, उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये स्टोरेज का सिम्टम है ना कि ब्लैडर ओवर एक्टिव हुआ है, ब्लैडर जो है वो स्टोर नहीं कर रहा यूरिन। नॉक्टुरिया भी ये होता है कि रात को उठना वॉइडिंग के लिए। अर्जेंसी होता है कि सडन कंपेलिंग डिजायर टू पास यूरिन। अर्ज इनकॉन्टिनेंस है कि सबसे पहले अर्ज हुई और अर्ज के फौरन बाद जो है वो यूरिन लीक कर गया। ठीक है। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ये है कि जब भी कोई ऐसी एक्टिविटी हुई जैसे कफिंग, स्नीजिंग या एग्जर्शन, तो उसकी दौरान यूरिन लीक कर गया। नॉक्टर्नल यूरिसिस होता है कि यूरिन जो है वो सोते हुए बेड वेटिंग हो जाना, उसको नॉक्टर्नल यूरिसिस कहते हैं। अब बात करते हैं जो यूरिन वॉइडिंग सिम्टम की, यानी कि जो वॉइडिंग से रिलेटेड है, जो मैन में ज़्यादा कॉमन है। इसमें स्लो स्ट्रीम है, यानी रिड्यूस्ड यूरिन फ्लो हो जाता है, और इंटरमीडिएट एक्सट्रीम होती है, उसमें यूरिन फ्लो स्टॉप करता है फिर स्टार्ट हो जाता है। स्प्लिटिंग और स्प्रेइंग होती है, जो स्ट्रीम है वो एक सिंगल फ्लो में नहीं आती। हेजिटेंसी है कि डिफिकल्टी होती है इनिशिएटिंग मेंस्ट्रुएशन। हेजिटेंसी की डेफिनेशन जो है ना वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, इसको याद रखना है कि डिफिकल्टी इन इनिशिएटिंग मेंस्ट्रुएशन, और जो है ना वो डिफिकल्टी या डिले इन ऑनसेट ऑफ वॉइडिंग, तो वो हेजिटेंसी है। टर्मिनल ड्रिबलिंग क्या होता है कि जब फाइनल मिक्चुरेशन के बाद जो है वो ड्रिबलिंग होना, तो इसको टर्मिनल ड्रिबलिंग कहते हैं। अब ये जो सिम्टम है ये वर्डिंग से रिलेटेड है। आगे जो है वो आपने रेलिवेंट फंक्शनल एनाटॉमी देखनी है। अब ना इस नॉर्मल एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझना किस तरह से है कि नॉर्मली जो ब्लैडर है वो यूरिन स्टोर कर रहा होता है, देन उसको वॉइड करता है। जब ब्लैडर यूरिन स्टोर, इसको पूरे को मिक्चुरेशन साइकिल कहते हैं कि यूरिन का स्टोर होना फिर यूरिन का वॉइड करना, तो ये मिक्चुरेशन साइकिल है। जब यूरिन स्टोर हो रहा होता है ना ब्लैडर में, तो जो ब्लैडर का मेन मसल है डिट्रूसर मसल वो रिलैक्स होता है, और वो स्टोरेज हो रही होती है। ब्लैडर का प्रेशर कम होता है क्योंकि मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। जब डिट्रूसर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी प्रेशर ज़्यादा होगा ना, अभी वो रिलैक्स है तो प्रेशर कम है। फिर जब कैपेसिटी रीच हो जाती है, यानी कि 500 ml की कैपेसिटी है ब्लैडर में, तो 500 ml जब यूरिन जमा हो जाता है, कैपेसिटी जो है वो फुलफिल हो जाती है, तो फिर जो है ना वो ब्लैडर के जो स्ट्रेच रिसेप्टर है ना वो स्टिमुलेट होते हैं। अब जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं, ये सिग्नल सेंड करते हैं स्पाइनल कोड को, स्पाइनल कोड को सिग्नल जाते हैं, सेंसेशन जाती है कि ब्लैडर फुल हो गया है। अब आपको पता है ना रिफ्लेक्स आर्क हम पढ़ते होते थे, ये यूजुअली हमने एफएससी के लेवल पे या मैट्रिक के लेवल पे बायो में एक डेफिनेशन पढ़ते थे रिफ्लेक्स आर्क की, कि एक जो है वो सेंसेशन जाएगी स्पाइनल कोड को, और स्पाइनल कोड से वापस जो है ना वो एक मोटर सिग्नल आएगा। तो ये बहुत क्विकली जो है ना ये होते हैं सिम्टम, इसमें कोर्टेक्स हमारा इन्वॉल्व नहीं होता, हमारी थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होती कि हम सोच समझ के नहीं कर रहे होते कि ये मूवमेंट करनी है। ये जो है ना सडन नहीं हो रही होती, उसको रिफ्लेक्स मूवमेंट्स कह रहे होते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बन रहे होते हैं। अब ये रिफ्लेक्स आर्क बनता है कि सेंसेशन जो है ना वो ब्लैडर फीलिंग की जाती है स्पाइनल कॉर्ड को, और स्पाइनल कॉर्ड से जो है ना अब होना तो ये चाहिए कि रिफ्लेक्स आर्क है, तो स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल्स आएंगे उनकी वजह से डिट्रूसर मसल ब्लैडर का कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो स्फिंक्टर है वो रिलैक्स करेगा और वॉइडिंग हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये जो रिफ्लेक्स आर्क है इसको इनहिबिट किया होता है हमारे ब्रेन ने, एक कोर्टिकल जो है ना वो सिग्नल ने इसको इनहिबिट किया होता है। वो क्यों इनहिबिट किया होता है, क्योंकि हम जो है ना बाजुकात गैदरिंग्स में हैं या कोई ऐसी सोशल सिचुएशन में है कि वहाँ पर वॉइडिंग नहीं की जा सकती। ठीक है, और तब क्या होगा कि हमारी जो कॉर्टेक्स है वो इनहिबिट रखेगा इस रिफ्लक्स को, और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन होंगी तो ये जो इनहिबिशन है जो कॉर्टेक्स ने अप्लाई की थी ये रिमूव हो जाएगी, और फिर जो है ना वो स्पाइनल कोड को जो सेंसेशन जा रही है उसके रिस्पॉन्स में जो डिड्रूसर मसल है वो रिलैक्स हो जाएगा, और सॉरी जो डिड्रूसर मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और वर्डिंग होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जो डिट्रूसर मसल है उसको जो कॉन्ट्रैक्ट करवाता है ना वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। इसको ऐसे याद रखें कि जब सिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है, तो स्ट्रेस की
सिचुएशन में तो कोई भी जो है ना वो गट की मूवमेंट या वॉइडिंग वगैरह नहीं होती, ये सिस्टम बिल्कुल इनहिबिट हो जाते हैं। लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, जब रिलैक्सेशन होती है, तो यूजुअली तभी हमारी बोवल और ब्लैडर की मूवमेंट्स हो रही होती हैं। तो इसीलिए ब्लैडर का जो मसल है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है उसको कंट्रैक्ट करवाता है, और जो स्फिंक्टर है उसको जो है वो सिम्पैथेटिक सिस्टम ने सप्लाई किया होता है। तो फिर जब सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है ना वो स्फिंक्टर को उसने कॉन्ट्रैक्ट करवाया होता है, जब वो इनहिबिट होता है तो स्फिंक्टर रिलैक्स होता है, डिट्रूसर मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो फिर वॉइडिंग होती है। ठीक है, तो ये जो था वो थोड़ा सा आपने याद रखना है। उसके बाद जो पिट्यूटल नर्व है वो भी स्फिंक्टर को सप्लाई कर रही होती है, वो वोलेंट्री जो है ना वो कंट्रोल में होती है, यानी जब पिट्यूटल नर्व से सिग्नल जाते हैं तो तब ब्लैडर रिलैक्स होता है। वोलेंट्री जब सिग्नल जाते हैं ना, जब मैंने कहा कि कॉर्टेक्स की इनहिबिशन रिमूव होती है, फिर जो है ना वॉइडिंग होती है। नेक्स्ट अब उसने बात की जो वुमेन है उनमें यूरिथ्रल स्फिंक्टर मैकेनिज्म एक फंक्शनल सिस्टम है। फंक्शनल सिस्टम का क्या मतलब है कि जो लिवेटर एनाई है, जो पेल्विक फ्लोर मसल है, ठीक है, पेल्विक फ्लोर है जिसको कहते हैं वो, और जो प्यूबो यूरिथ्रल लिगामेंट्स हैं, ये जो है एब्डोमिनल कैविटी में यूरिथ्रा को सपोर्ट कर रहे होते हैं। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म है इसमें इंटरनल यानी स्मूथ मसल भी इन्वॉल्व है ब्लैडर के, एक्सटर्नल स्ट्रेटेड मसल भी इन्वॉल्व है। स्फिंक्टर में स्ट्रेटेड मसल होते हैं ना, ब्लैडर में तो स्मूथ होते हैं, लेकिन स्फिंक्टर में कुछ स्ट्रेटेड मसल होते हैं। वो इसलिए होते हैं ताकि स्फिंक्टर पे एक वॉलेंट्री कंट्रोल भी आ सके इनवॉलेंट्री के साथ साथ, तो इसलिए उसमें कुछ स्ट्रेटेड मसल भी होते हैं। उसके अलावा मैंने बताया कि पेल्विक फ्लोर के मसल, और लास्ट जो प्यूबो यूरिथ्रल लिगामेंट है जिन्होंने यूरिथ्रा को सपोर्ट करना है, ये सारी चीजें मिलकर एक सिस्टम बना रही होती हैं कि जब भी कभी एब्डोमिनल प्रेशर रेज होगा तो वो ना सिर्फ ब्लैडर को ट्रांसमिट होगा बल्कि वो ब्लैडर नेक को भी ट्रांसमिट होगा। यानी अगर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो नीचे उसकी नेक भी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, जिसकी वजह से वॉइडिंग नहीं हो रही, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं हो रहा। लेकिन अगर वो वाली वुमेन जिनमें जो यूरिथ्रा है वो प्रोलैप्स कर गई है थोड़ी सी, उसकी जो नेक है ब्लैडर की वो उस जो सपोर्ट है उसकी वो वीक हो गई है, तो तब क्या होगा कि जो प्रेशर है वो ट्रांसमिट होगा ब्लैडर को। जब ब्लैडर को प्रेशर ट्रांसमिट होगा तो तब जो है ना डिट्रोसल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसकी वजह से वॉइडिंग हो जाएगी। इसी वजह से भी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस होता है। ठीक है, तो इसको हम आगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को डिटेल में भी देखते हैं। बाकी फिगर 10.1 में उसने वो सारा मैकेनिज्म दिखाया जो मैंने आपको बताया कि नॉर्मल ए फिगर में उसने नॉर्मल दिखाया हुआ है कि नॉर्मली जब प्रेशर ट्रांसमिट हो रहा है तो वो एरो से ब्लैडर में भी ट्रांसमिट हो रहा है, और वो यूरिथ्रा जो है उसके जो स्फिंक्टर है यानी जो ब्लैडर की नेक है उसमें भी ट्रांसमिट हो रहा है, तो इस वजह से वॉइडिंग नहीं हो रही। लेकिन बी में उसने दिखाया कि जब ये जो नेक है उसका सपोर्ट लॉस हो गया, जब उसका सपोर्ट लॉस हो गया तो फिर जो ज्यादातर पार्ट है प्रेशर का वो सिर्फ ब्लैडर पे अप्लाई कर रहा है, तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उसकी वजह से वॉइडिंग हो जाएगी क्योंकि अब नेक पे प्रेशर नहीं ट्रांसमिट हो रहा। ठीक है, तो ये होता है कि अगर स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो। फिर जो सी वाली फिगर है उसमें जो बात की गई है वो डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी की गई है कि एब्डोमेन का मसला नहीं है, इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज नहीं करा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं है, बल्कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस है। क्या मसला है, ब्लैडर ओवर एक्टिव है। क्या मसला है कि ब्लैडर जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जब ब्लैडर मतलब बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करता रहता है, जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो फिर वॉइडिंग हो जाती है। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिज्म है। आई होप से मैंने इन चीजों को जो है वो वन बाय वन इतनी डिटेल में बता दिए कि आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे कॉन्सेप्ट। अब हम पहले बात करेंगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की, फिर हम बात करेंगे डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी की, जिनकी दोनों की फिगर हमने देख लिया कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में क्या होना है, डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी में क्या होना है। अब अगर कोई वुमेन हमारे पास आई है उसको सिर्फ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के सिम्टम है, तो ये एक प्रिडिक्टर होता है इस बात का कि इसको ना यूरिथ्रल स्फिंक्टर इनकॉम्पिटेंट है इसका, क्योंकि हमने देखा ना स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में ये होता है कि स्फिंक्टर की जो सपोर्ट है वो खराब हो जाती है, वीक हो जाती है, उस वजह से जो स्फिंक्टर है या यूरिथ्रा की जो स्फिंक्टर है और ये जो नेक है ब्लैडर की ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती सही से, और फिर लीकेज हो जाता है। तो इसके जो कॉजेज है वीकनेस क्यों हो रही है, वो हाइपर मोबिलिटी की वजह से हो सकता है कि जो पेल्विक फ्लोर है, जो उसके लिगामेंट है वो यूरिथ्रा को सही पोजीशन पे नहीं रख पा रहे, वो यूरिथ्रा जो है वो नीचे चली गई है, फॉल कर गई है, यूरोजेनाइटल हाइटस से फॉल कर गई है, और फिर जैसे ही एब्डोमिनल प्रेशर रेज करता है वो फॉल करती है और उसकी वजह से वॉइडिंग हो जाती है। ठीक है, जब वो नीचे हाइटस से नीचे चली जाती है तो फिर उस पर प्रेशर ट्रांसमिशन नहीं होती, सिर्फ एब्डोमन के प्रेशर की जो ट्रांसमिशन है सिर्फ ब्लैडर पे होती है, तो इसीलिए फिर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और वॉइडिंग हो जाती है। दूसरा इसका कॉज उसने बताया कि इंट्रिंसिक भी स्फिंक्टर की डेफिशिएंसी हो सकती है। पहला हमने देखा यूथ्रल स्फिंक्टर वीकनेस, और दूसरा होता है कि इंट्रिंसिक स्फिंक्टर डेफिशिएंसी, लेकिन ये रेयर है जो स्फिंक्टर डेफिशिएंसी है। अब वो यूरिथ्रल स्फिंक्टर वीकनेस जो पहले हमने डिस्कस किया था कि यूरोजेनाइटल हाइटस से फॉल कर जाती है यूरिथ्रा, उसके कुछ रिस्क फैक्टर बताता है कि अगर वेजाइनल चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री हो, या जो है वो ऑब्स्टेट्रिक रिस्क फैक्टर में आ जाता है कि अगर स्ट्रेचिंग हुआ है या पिडुंडल नर्व को डैमेज हुआ है तो वो भी उस वजह से भी ये वीकनेस हो जाती है। और अगर ओवर स्ट्रेचिंग हुई है या ओवलियन हो गया है नर्व्स का, पेल्विक फ्लोर मसल्स का, सॉरी, नर्व को कोई स्ट्रेचिंग हुई है या पेल्विक फ्लोर मसल्स की स्ट्रेचिंग हुई है या ओवलियन हो गया है, ठीक है, और मसल डैमेज हो गया है, पेल्विक फ्लोर की जो सपोर्ट है वो लॉस हो गई है, यूरिथ्रा हाइपर मोबिलिटी हो गई है, तो इन सब कॉजेस की वजह से क्या होगा कि वीकनेस हो जाएगी स्फिंक्टर मैकेनिज्म की। अब प्यूडेंटल नर्व डैमेज जो है एक तो वो वीकनेस भी करवाएगा पेल्विक फ्लोर मसल की भी, दूसरा वो डायरेक्टली यूरिथ्रल स्फिंक्टर की भी वीकनेस करवा देगा, और फिर जब पेल्विक फ्लोर मसल की जो वीकनेस हुई है वो भी क्या कर देंगे एट द एंड, वो भी स्फिंक्टर मैकेनिज्म को वीक कर देंगे। तो इसलिए प्यूडेंटल नर्व डैमेज की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, वीकनेस हो जाती है स्फिंक्टर की।
अब आगे बता रहा है कि हम एमआरआई कर लेते हैं और पेरिनियल या ट्रांस अल्ट्रासाउंड करते हैं, उसकी वजह से फिर देख लिया जाता है कि मसल्स में मसला है या नर्व में मसला है, क्या मसला है, क्यों स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो रही है। उसने लिस्ट कर दिया सारे रिस्क फैक्टर को टेबल में, मल्टी पैरिटी है, फोर स्टेप डिलीवरी, पेरिनियल ट्रॉमा, लॉन्ग लेबर, एपिड्यूरल एनर्जी, आपने इन सबको याद कर लेना है। ये सारे बहुत आसान है, ज्यादातर रिलेटेड टू चाइल्ड बर्थ है, डिलीवरी है, और इन्हीं की वजह से जो है ना, और पोस्ट मिनोपॉज भी एक है, इनकी वजह से जो है ना फिर वो सारा जो मैंने आपको स्फिंक्टर मैकेनिज्म बताया वो होता है, वीकनेस हो जाती है, यूरिथ्रा की जो है वो फॉल करती है ड्यूरोजेनाइटल हाइटस से, और उसके उस पे जो है वो प्रेशर अप्लाई नहीं हो पाता, इस वजह से वॉइडिंग हो जाती है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। अब बात करेंगे जी डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी। डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी में क्या हो रहा है कि जो डिट्रूसर मसल है ना वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन करता जा रहा है, क्योंकि वो तो सारा स्मूथ मसल का बना हुआ, वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो वो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। अभी उसकी फीलिंग हो रही थी, अभी उसको रिलैक्स रहना था, लेकिन क्योंकि उसमें मसला है तो वो रिलैक्स रहने की बजाय कॉन्ट्रैक्शन करता जा रहा है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करता जा रहा है तो वुमेन को जो है ना वो अर्जेंसी की फील आएगी और उसका अर्जेंट कॉन्टिनेंस हो जाएगा। जो वुमेन होती हैं ड्यूटेरोसल एक्टिविटी के साथ वो क्या कंप्लेन करती हैं, वो ओवर एक्टिव ब्लैडर की कंप्लेन करती हैं। तीन चीजें मैंने आपको बताई थी ओवर एक्टिव ब्लैडर में, कि अर्ज, अर्ज इनकॉन्टिनेंस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये तीनों वो कंप्लेन हमें बता रही होती हैं। अच्छा, अब इसके बाद उसने बताया कि जो एटियोलॉजी है ड्यूटेरोसल ओवर एक्टिविटी की वो इतनी हमें अच्छे से समझ नहीं आई, लेकिन ये देखा गया है कि जो ड्यूटेरोसल ओवर एक्टिविटी वाले पेशेंट थे, जब इनको कंपेयर किया गया नॉर्मल पर्सन के साथ, तो ये देखा गया कि ड्यूटेरोसल ओवर एक्टिविटी वालों की नर्व्स में और न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ अल्ट्रेशन आ गई हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं, ठीक है, नर्व्स में, न्यूरोट्रांसमीटर में, ये रिसेप्टर्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं इनको कंट्रोल्स के साथ, यानी नॉर्मल लोगों के साथ जब कंपेयर किया गया। इसके कुछ रिस्क फैक्टरों ने कहा कि मोस्ट जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर इसका ओबेसिटी और स्मोकिंग है, कि ओबेसिटी है की वजह से जो है ना वो ड्यूटेरोसल ओवर एक्टिव हो जाता है, स्मोकिंग की वजह से, तो अगर इन दोनों को खत्म कर दिया जाए तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, तो फिर इसका रिस्क भी खत्म हो जाता है। अगर किसी की सर्जरी हुई है, कॉन्टिनेंट सर्जरी पहले हुई है, तो उसमें भी 5 to 10% केसेस होता है कि अब उसमें डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसने टेबल में इसके रिस्क फैक्टर बताया कि अगर चाइल्डहुड बेड वेटिंग है, यानी अगर कोई बचपन में बेड वेटिंग का मसला रहा है किसी के साथ, तो हो सकता है कि ओल्डर एज में भी जाके उसको डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी हो जाए, क्योंकि तब भी यही होता है ना कि ड्यूटेरोसल मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ओबेसिटी, स्मोकिंग, प्रीवियस हिस्टेरेक्टमी या प्रीवियस कॉन्टिनेंट सर्जरी, ये जो है ना ये आपने ड्यूटेरोसल एक्टिविटी के लिए रिस्क याद रखने हैं। चले, लेकिन क्योंकि वुमेन में मैं बार बार कह रही हूँ स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस ज्यादा जो है ना वो कॉमन है, तो ज्यादातर वो वही क्वेश्चन करते हैं, बट स्टिल आपको डिट्रोसल एक्टिविटी वाला टॉपिक भी अच्छे से याद होना चाहिए। अब आप ये बात करनी है जी क्लिनिकल असेसमेंट की। फीमेल आपके पास आ गई है, आपने उसको कैसे असेस करना है, जिस तरह से मैंने आपको गायनी के सारे टॉपिक्स का अब तक बताया है, कि पहले मैं हिस्ट्री के सारे क्वेश्चन बताती हूँ, फिर हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट की। यहाँ पे भी ऐसे करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे कि हिस्ट्री में आप फीमेल से क्या क्या क्वेश्चन करोगे। अच्छा, जब फीमेल आएगी, पेशेंट आएगा, तो सबसे पहला हमारा कंसर्न ये होगा कि हम सवेरिटी को मेजर करना चाह रहे हैं कि कितना सवेर मसला है। इसके लिए हम उससे क्वेश्चन करेंगे नंबर ऑफ एपिसोड्स क्या है एक दिन में कितने एपिसोड आते हैं, फ्रीक्वेंसी के कितने होते हैं, अर्जेंसी के, और कितनी दफ़ा यूरिन लीक करता है, नंबर ऑफ एपिसोड्स हम पूछेंगे। फिर हम उसे पूछेंगे कि क्या इतना मसला ख़राब है कि उसको कॉन्टिनेंस पैड्स यूज़ करने पड़े, अगर वो पैड्स यूज़ कर रही है तो कितने एक दिन में यूज़ कर लेती है और किस साइज़ के यूज़ करती है, और क्या इनकॉन्टिनेंस का इतना मसला है कि उसको अपने कपड़े जो हैं वो बार बार चेंज करने पड़ते हैं लीकेज की वजह से, और उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, क्योंकि जब किसी को ये मसला होगा ना इनकॉन्टिनेंस का, तो वो अपनी जो है ना वो बहुत एक्टिविटीज़ को लिमिट कर लेगा, बाहर आना जाना छोड़ देगा, फ्लूइड बहुत कम लेना शुरू कर देगा। तो उससे ये पूछना है कि आपकी सोशल एक्टिविटीज़ कितना लिमिट हुई हैं, या आपने फ्लूइड इंटेक कितना कम किया, बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, क्या एसोसिएटेड में प्रोलैप्स के सिम्टम्स हैं, क्या ऐसा आपको फील होता है कि कोई चीज़ वेजाइना से बाहर आ रही है, प्रोलैप्स है, या फीकल इनकॉन्टिनेंस तो नहीं है यूरिनरी के साथ, या कोई सेक्सुअल डिफिकल्टीज तो आप फील नहीं कर रही, या मेडिकल हिस्ट्री तो आपकी नहीं है, कोई आपकी मेडिकल मतलब डिटेल उससे हिस्ट्री लेनी है कि कोई, अच्छा अब हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें कोई प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स मिल सकता है कि किस वजह से उसको ये मसला आ रहा है। और दूसरा, जब भी आप किसी मसले में मैं स्पेशली गायनी की बात कर रही हूँ, बाकी सब चीज़ों में भी ऐसे ही, कि जब भी आप किसी पेशेंट की डिटेल मेडिकल हिस्ट्री ले रहे हो, तो एक तो आपका मकसद ये होता है कि कोई रिस्क फैक्टर आप ढूंढ लें, कोई कॉम्प्लिकेशन ढूंढ लें। तीसरा आपका मकसद ये होता है कि आपने उसको जो ट्रीटमेंट देना है, क्या उसकी कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो पेशेंट में नहीं है, क्योंकि कुछ ड्रग्स होती हैं, कुछ सर्जरीज होती हैं जो कुछ डिजीज के साथ, कुछ कोमोर्बिडिटी के साथ नहीं की जाती, तो इसीलिए फिर वो भी हमें देखना होता है। आप हिस्ट्री लेते हुए कुछ रेड फ्लैग्स को अपने माइंड में रखना है, कि अगर हीमाचूरिया की कंप्लेन मिले, या रेक्टल ब्लीडिंग की, या सिग्निफिकेंट पेन की कंप्लेन मिले, तो ये रेड फ्लैग्स हैं, ठीक है, और ये जो है वो आपको अलर्ट कर देने चाहिए कि भाई अब मसला जो है ना वो कोई सवेर मसला है, ठीक है। अब आ जाते हैं एग्जामिनेशन पे। हिस्ट्री आपने कंप्लीट की, अब आपने जब उसका एग्जामिनेशन करना, पहले आप जनरल एग्जामिनेशन करेंगे, फिर एब्डोमिनल और पेल्विक एग्जामिनेशन होगा। एब्डोमिनल में देखा जाएगा कोई सर्जरी का स्कार मार्क तो नहीं है, ओबेसिटी तो आपको ऑब्वियसली नजर भी आ रही होगी, एग्जामिनेशन में भी आप देख लोगे, कोई पेल्विक मैस आपने देखना है कि पेल्विक हो रहा है, कोई फाइब्रोइड तो नहीं है, फाइब्रोइड यूट्रस तो नहीं है,
कोई ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है, ठीक है। अब आपको पता है कि ओवेरियन सिस्ट आपको मैस के तौर पे, निक्सल मैस के तौर पे पैल्पेट करते हो, फाइब्रोइड यूट्रस बहुत इनलार्ज होती है और पेल्विक मैस भी आपको पैल्पेट हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। पेल्विक एग्जामिनेशन आपने लिथोटमी पोजीशन पे करना है और सिम स्पेकुलम यूज़ करना है। फिर आपने करना है कि आपने वेजाइनल वॉल को देखना है, ठीक है, दोनों वॉल्स को देखना है। उसके बाद आपने जो है वो लीकेज देखना है। उसका मतलब एग्जामिनेशन कर रहे हो आपने फीमेल से कहना है कि वो जो है वो कफिंग करवानी है, उससे खांसी करवानी है। फिर लीकेज आपने देखना है, विजिबल लीकेज होगा। फिर आपने जो है ना वो पेशेंट को कहना है कि अपने पेल्विक फ्लोर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि उसके पेल्विक फ्लोर मसल्स के हैं कितनी स्ट्रेंथ है उनमें, बाकी आपने उसको कॉन्ट्रैक्ट करने का कहना है। और फिर कहना है कि इस कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करे और साथ आपने उसको देखना है, एग्जामिन करना है, ठीक है। तो ये होगी जी सारा एग्जामिनेशन। अब नेक्स्ट बात करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशन की। उसने पहली इन्वेस्टिगेशन जो बताई हुई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है जी फ्रेश मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन ऑफ यूरिन। उसके लिए ना स्पेसिमेन ये लेना है, मिड स्ट्रीम का स्पेसिमेन लेना है। और इस स्पेसिमेन पे जो है ना वो हम क्या करेंगे, हम इसका कल्चर करेंगे और देखेंगे कि कोई बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है अगर। उसके अलावा एक पेशेंट की ब्लैडर डायरी भी यूज़ की जा सकती है कि पेशेंट को 3 डेज के लिए एक डायरी दे दी जाती है। उसमें उस पर लिखना होता है कि कितनी दफ़ा उसने जो है ड्रिंक किया, कोई फ्लूइड लिया, किस तरह का फ्लूइड लिया, क्या फ्रीक्वेंसी थी। फिर उसने ये भी लिखना होता है कि कितनी दफ़ा उसने वॉइडिंग की, उसकी क्या फ्रीक्वेंसी थी, क्या टाइमिंग थी, ठीक है। इस तरह से जो है ना पेशेंट को खुद भी समझ आएगी कि उस वो क्या पी रही है, क्या इस्तेमाल कर रही है और उसकी क्या हैबिट्स हैं, उसका कितना मसला है। और दूसरा जो है ना वो पेशेंट जो है ना वो उसको ये भी कहना है कि अर्जेंसी की भी आपने एपिसोड अंदर लिखनी है, तो फिर क्लिनिशियन को भी समझ आएगी कि किस लेवल पे पेशेंट का मसला है। तो ब्लड डायरी यूज़ की जा सकती है। फिर उसने पैट टेस्ट की बात की गई है कि पैट टेस्ट भी जो है ना वो यूज़ किए जाते हैं कि उनका पहले वजन कर लिया जाता है, प्री वेट जो है ना वो सैनिटरी पैड दिए जाते हैं। और फिर फीमेल ने 24 आवर्स तक उसको रखना होता है, फिर अपनी सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है। कोई प्रोवोकेटिव टेस्ट उससे कहना है कि हैंड वॉशिंग या स्टेयर्स क्लाइंबिंग या कफिंग वगैरह ये सब कुछ करे। उसके बाद जो है वो फिर उनको दोबारा से उनका वेट मेजर किया जाता है। तो जो चेंज आता है वेट में उसका मतलब है वो यूरिन उसका लॉस हुआ है, ठीक है। चलें, उसके बाद जो है वो पेल्विक और रीनल ट्रैक्ट की अल्ट्रासाउंड आ जाती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये आपने तब करवानी होती है। हम अल्ट्रासाउंड कब करवा रहे हैं, अब तक मैंने आपको इतनी गायनी पढ़ा दी, आपको कुछ कुछ चीज़ें तो समझ आ गई होंगी ना कि किसी इन्वेस्टिगेशन की क्या इंडिकेशन है। तो अल्ट्रासाउंड की इंडिकेशन क्या है कि क्योंकि आपको हिस्ट्री में कोई पॉइंट मिला है पेन का, क्योंकि पेल्विस में पेन है, या जब आप एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप एग्जामिनेशन कर रहे थे, आपने कोई मैथ पैल्प किया है, पैल्पेबल है, ठीक है, और तब आपने उसकी जो है वो करवा लेनी है, अल्ट्रासाउंड करवानी है। या उसमें जो है वो यूटीआई आपको मिली है कि इसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है और वो बार बार हो रहे हैं, तो जाहिर बात है अगर बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं तो कोई मसला है, तो हो रहे हैं ना। तो इस तरह के केसेस में आपने उसका अल्ट्रासाउंड करवाना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो सिस्टोस्कोपी भी करवा सकते हो, यूरोडायनामिक स्टडी भी की जा सकती है, एमआरआई भी कंसीडर किया जा सकता है। तो ये कुछ इन्वेस्टिगेशन है जो हम कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी ट्रीटमेंट प्लान की। क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा? ट्रीटमेंट प्लान उसने कहा, ट्रीटमेंट प्लान से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगी, वो आपने हमेशा याद रखना है कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस का जो मेन ट्रीटमेंट है वो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। और जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है उसका मेन ट्रीटमेंट सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि अगर आपको इनके कॉजेज और रिस्क फैक्टर समझ आए थे ना, तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। क्योंकि जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है ना, उसमें मसला जो है ना वो स्मूथ मसल्स के साथ है, उसमें मसला नर्व्स और ट्रांसमीटर के साथ है। आप कोई भी सर्जरी करके उसको ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। आप क्या करोगे, आप उसको मेडिसिन दोगे जो कि कुछ जो है वो रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, कुछ रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी, जिससे मसला कंट्रोल हो जाएगा। जो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस उसमें मसला कहाँ था, उसमें मसला था या तो ब्लैडर के जो फ्लोर था उसके मसल्स के साथ, या मतलब स्पोर्ट के साथ, कुछ ऐसा स्पोर्ट का मसला था कि जो स्फिंक्टर था वो वीक हो गया था, उसकी वीकनेस हो गई, ठीक है। तो ये होता है कि अर्जेंट कॉन्टिनेंस में मेन मेडिकल मैनेजमेंट होती है, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में सर्जरी। लेकिन दोनों ही केसेस में जो स्टार्ट करना होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से करना होता है, कि चाहे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस हो चाहे अर्ज हो, दोनों केसेस में सबसे पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देना होता है, ठीक है। उसके बाद कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देने के बाद एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि अगर किसी को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है ना, तो आप उसकी यूरोडायनामिक स्टडी जरूर करवाओगे। जब आप उसको वैसे एग्जामिनेशन करवा रहे हो, आप उसका यूरोडायनामिक स्टडी भी करवाओगे। यूरोडायनामिक स्टडी मैं एक्सप्लेन नहीं करी, उसको मैंने अलग से वॉइस नोट बनाए हुए हैं, वो भी मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी। जिसने वो नहीं सुने तो वो सुन ले, क्योंकि अब इसमें मैं वो सारा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, उसके अलग से मैंने 2 से 3 वॉइस नोट बनाए हुए हैं। अच्छा, वापस आते हैं इस तरफ कि अगर कोई फीमेल स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के साथ आई है तो उसका यूरोडायनामिक स्टडी भी की जाएगी एग्जामिनेशन के साथ ही। लेकिन अगर कोई फीमेल अर्ज इनकॉन्टिनेंस के साथ आई है तो उसको यूरोडायनामिक स्टडी करना जरूरी नहीं है। उसमें उसको पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट या मेडिकल ट्रीटमेंट जो है ना वो ट्राई किया जाता है, और अगर वो उसका कोई फायदा नहीं हुआ, उसके कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ, फिर उसको यूरोडायनामिक स्टडी की जाती है बिफोर चूजिंग अनदर ट्रीटमेंट लाइन, ठीक है। बिफोर चूजिंग अनदर ट्रीटमेंट लाइन यानी मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हुए या किसी ड्रग की तरफ जाते हुए पहले फिर हम उसका यूरोडायनामिक स्टडी कर लेते हैं। लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में करने की जरूरत नहीं होती, पहले कंजर्वेटिव उसमें करते हैं।
हो गया। अब हम कंजर्वेटिव की बार बार बात करें तो देख लेते हैं कि कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या है जो कि किया जाता है, स्ट्रेस हो या अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो, दोनों के केसेस में कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या होता है। फ्लूइड बैलेंस के बारे में उसको एडवाइस करना। फ्लूइड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा पानी पीना है, ना ही बहुत कम पानी पीना है, दोनों केसेस में मसला हो सकता है। ठीक है, नॉर्मल सा पानी 1.5 से 2.5 लीटर के दरमियान पानी पीना है। उसके बाद रिडक्शन करनी है, कैफीन अगर वो ले रही है तो उसको कहना है बहुत कम कर दे। ब्लैडर रीट्रेनिंग उसकी करवानी है, ये मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ब्लैडर रीट्रेनिंग करवाई जाती है। और पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज, ये 4 पॉइंट है जो उसने टेबल में लिखे हुए हैं, ये 4 पॉइंट है जो मेन है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अब हम पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज को और ब्लैडर रीट्रेनिंग को देखते हैं। पेल्विक फ्लोर मसल एक्सरसाइज में वो बता रहा है कि जैसे जैसे आप पेशेंट को फ्लूइड मैनेजमेंट का बता रहे हो, साथ साथ उसको पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज का बताओ। अगर वो दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले तो इसका बहुत बेनिफिट होता है। अब करना ये कि जब वुमेन को पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज बतानी है तो उसे कहना है को आपके सामने करे और आपने उसको एग्जामिन करना है विजाइनली, और ये देखना है कि क्या वो सही परफॉर्म कर रही है, क्योंकि बाजू का फीमेल जो है वो ठीक से परफॉर्म नहीं कर रही होती, उस वजह से फिर कोई फायदा नहीं होता। आपने उसका नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन भी देखना है और ये भी देखना है कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है कॉन्ट्रैक्शंस की। ठीक है, स्ट्रेंथ भी बिल्ड करवानी है उससे। उसको आपने कहना है कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फिर उसको थोड़ी देर कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड भी किया करे, फौरन छोड़ना दिया करे। इससे उसके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, उसके मसल्स में इंड्योरेंस आएगा, स्ट्रेंथ आएगा कि कंट्रोल करना है। ठीक है, टेंशन को, स्ट्रेस को कंट्रोल करना है, और उसकी कॉन्टिनेंस इंप्रूव होगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि वो स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस उसकी इंप्रूव हो। उसके बाद वो बता रहा है कि अगर अच्छे से इसको परफॉर्म किया जाए पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज को तो 50% केसेस वुमेन में ये बिल्कुल ठीक कर देते हैं, उनको सारे मसले खत्म हो जाते हैं इंकॉन्टिनेंस के। और अगर जो है वो बिल्कुल ठीक ना करे तो 75% केसेस में ये एटलीस्ट इम्प्रूव जरूर कर देता है सिम्टम को। इसका जो मेजर बैरियर है ना कि क्यों ये जो है ना वो बाजू का नहीं मसला ठीक कर पाता, वो ये होता है कि वुमेन जो होती है ना वो प्रिजर्व नहीं रहती एक्सरसाइज के साथ। वो शुरू तो करती है बट वो छोड़ देती है, कुछ दिन कुछ हफ्ते करके वो छोड़ देती है। अगर उसने मैक्सिमम बेनिफिट लेना है तो उसको चाहिए कि वो बहुत लंबे अरसे तक इसको करे, फिर उसको जो है वो इसका फायदा होगा। और सबसे मजे की बात है कि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपली एक एक्सरसाइज करनी है, इसका क्या ही डिसएडवांटेज होगा, फायदा ही हो सकता है। और ये जो एक्सरसाइज है ये वर्क करती है फॉर बोथ स्ट्रेस एंड ओवर एक्टिव ब्लैडर, फॉर बोथ स्ट्रेस एंड अर्ज इनकॉन्टिनेंस। जहां पर दोनों का ट्रीटमेंट डिफरेंस आएगा ना मैं बता दूंगी, अभी मैं कह रही हूँ कि कंजर्वेटिव दोनों में सेम ही रहेगा। अच्छा, अब उसके बाद बात करते हैं जी ब्लैडर रीट्रेनिंग की। ब्लैडर रीट्रेनिंग में क्या होता है कि जो वुमेन होती है स्पेशली ओवर एक्टिव ब्लैडर की, या जिनमें मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस होता है, मतलब सिर्फ स्ट्रेस नहीं है, या तो मिक्स्ड इनकॉन्टिनेंस है या ओवर एक्टिव ब्लैडर है, अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, उनमें जो है ना वो ब्लैडर रीट्रेनिंग बहुत हेल्पफुल होती है। इसमें हम करते क्या है कि ये जो है ना वुमेन को एजुकेट करते हैं कि उसने अपना वॉइडिंग का इंटरवल बढ़ाना है और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को रीस्टैब्लिश करना है। यानी अगर उसको अर्ज आ भी रही है, क्योंकि ओवर एक्टिव ब्लैडर में ज्यादा ये होता है ना अर्जेंसी आती है, अर्जेंट कॉन्टिनेंस, अगर उसको अर्ज आ भी रही है तो तब भी उसने जो है ना अभी वॉइड नहीं करना, उसने थोड़ा सा इंटरवल बढ़ाना है। क्योंकि इस अर्ज इनकॉन्टिनेंस के डर की वजह से ना वो इस तरह की फीमेल हो गई होती है, उनकी आदत की जरा सा सेंसेशन आई तो वो फौरन वॉइडिंग के लिए भागती हैं। इससे मामला ज़्यादा खराब होता है। उनको ये समझाना है कि जो ब्लैडर फिलिंग की सेंसेशन आना ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल लोगों में भी आ रही होती है क्योंकि ब्लैडर फिल हो रहा है, बट इस सेंसेशन का ये मतलब नहीं होता कि फौरन से वॉइडिंग की जाए। ब्लैडर में कैपेसिटी है वो 500 ml तक यूरिन स्टोर कर सकता है, तो तब तक आपने कोशिश करनी है कि अवॉइड ना करें। इससे उनको प्रॉपरली एजुकेट करना है। फिर ये भी नहीं करना कि एक दफ़ा में ही वो 10 मिनट का इंटरवल या 30 मिनट का इंटरवल लेना शुरू कर दें। आहिस्ता आहिस्ता इंटरवल बढ़ाएं, पहले 5 मिनट ज़्यादा लगाएं, फिर 10 मिनट, फिर 15, इस तरह से इंटरवल को वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाती जाए। और साथ ही वुमेन को ये भी बताना है कि अपना वेट लॉस करें, वेट लॉस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और ओवर वेट और obese होने के बहुत सारे नुकसान आते हैं। ठीक हो गया। ओबेसिटी जो है वो हमने देखा था कि अर्ज इनकॉन्टिनेंस में भी रिस्क फैक्टर है और वो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में भी होती है, तो इसीलिए ओबेसिटी खत्म होनी चाहिए। यहाँ तक हमने बात की जी कंजर्वेटिव की, ब्लैडर रीट्रेनिंग की। अब आगे बात करें यूरोडायनामिक टेस्टिंग की। मैंने कहा कि यूरोडायनामिक टेस्टिंग का मैं नहीं बता रही, इसके लिए आपने मेरे वॉइस नोट सुन लेने हैं। एक चीज़ मैंने जो क्लियर करनी थी वो मैंने कर दी है कि अगर बात हो स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की तो यूरोडायनामिक स्टडी हम जरूर करते हैं, स्टार्टिंग में ही करते हैं, एग्जामिनेशन के साथ ही करते हैं। बट अगर अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो तो इसको स्किप किया जा सकता है टिल जो है ना वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के पहले कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होगा, उसके बाद हम इसको लेकर चलेंगे यूरोडायनामिक को, अगर उससे फायदा ना हो तो। अब आगे बात करते हैं जी मेडिकल ट्रीटमेंट की। जो मेडिकल ट्रीटमेंट है ना वो प्राइमरीली जो होता है वो किसके लिए होता है, तो मैं बता बता के थक गई हूँ सच्ची वो प्राइमरीली मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस के लिए, ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए, या डिट्रूसर ओवर एक्टिव, ये सारी ना एक ही टर्म है, इनको इनको कंफ्यूज नहीं करना। अच्छा मैं बताती हूँ, जो डिट्रूसर ओवर एक्टिविटी है वो मसला है, वो पैथोलॉजी है। जो ओवर एक्टिव ब्लैडर है वो एक टर्म है जो हमने सिम्टम्स को दी हुई है, और वो सिम्टम्स कौन कौन सी है, अर्ज, अर्ज इनकॉन्टिनेंस और फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये सारी कहानी है।
अब उनमें जो मेन स्टे है वो मेडिकल मैनेजमेंट है। मेडिकल मैनेजमेंट कौन सी? एंटीकोलिनर्जिक मेडिकेशन, क्योंकि आपको पता है कि जो ब्लैडर है उसका जो डिट्रूसर मसल है उसकी जो मेन सप्लाई है वो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है। तो अगर हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगे तो वो जो पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई ब्लॉक हो जाएगी, डिट्रूसर जो कॉन्ट्रैक्ट इतना कर रहा है वो नहीं करेगा। तो एंटीकोलिनर्जिक मेन स्टे हमारा ये ट्रीटमेंट क्या है। उसके अलावा हम एक और काम कर सकते हैं, हम सिंपैथेटिक दे सकते हैं, क्योंकि जो स्फिंक्टर था उसके पास से भी सिंपैथेटिक मसल्स, उसके पास था सिंपैथेटिक रिसेप्टर। तो अगर हम उसको एडिनर्जिक एगोनिस्ट देंगे तो वो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा स्फिंक्टर और वॉइडिंग नहीं होगी। तो पहले मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट की बात करें कि जो इनका एक्शन है वो आपको पता ही है कि क्या करता है, ड्यूट्रोसर कंट्रक्शन को इनहिबिट कर देता है। और इसका जो है ना एसिटाइलकोलिन का देखा गया कि इंपॉर्टेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जो यहाँ पर रिलीज हो रहा होता है ना ड्यूट्रोसर मसल पर। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो रहा होता है, इसीलिए हमने जो है ना वो वाली ड्रग्स बनाई जो क्या करती हैं, जो वहाँ पर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देती हैं। लेकिन एक उसने कहा कि ये भी होता है कि जो इसमें ना एसिटाइलकोलिन है ना वो एफरेंट सिस्टम का भी एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। एफरेंट मैंने आपको बताया था ना कि जब ब्लैडर फिल होता है तो सेंसेशन आती है स्पाइनल कॉर्ड को फीलिंग हो रही है, तो वहाँ पर भी ना न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन ही यूज हो रहा होता है। जब हम इसके ब्लॉकर यूज करेंगे तो वो जो सेंसेशन आ रही थी ब्लैडर फिलिंग की वो भी इनहिबिट हो जाती है, वो जो एफरेंट सिग्नल आ रहे थे वो भी इनहिबिट हो जाते हैं। उसकी वजह से अर्जेंसी का सिम्टम भी इंप्रूव हो जाता है कि जो फीमेल को सडन कंपेलिंग डिजायर आना शुरू हो जाती थी सेंसेशन की वजह से, वो भी इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, अच्छा। और साइड इफेक्ट इसके माइनर नहीं है कि ड्राई माउथ या ब्लर विजन या कॉन्स्टिपेशन, इस तरह के साइड इफेक्ट आ सकते हैं। नाम इनके टेबल में दिए हुए हैं, आपने याद कर लेना है। फर्स्ट चॉइस जो होती है वो ऑक्सीब्यूटाइलिन होती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। 3 टाइम्स अ डे ये लेनी होती है, ठीक है, 2.5 से 5 mg तक। बाकी जो है वो इसमें बहुत सारे नाम है वो आपने देख लेने हैं। दूसरा जो चॉइस होती है वो एडिनर्जिक एगोनिस्ट होते हैं, ठीक है। मेरा बैकग्राउंड ये क्या करती है, ये रिसेंटली डेवलप की गई है, ये बीटा 3 एडिनर्जिक एगोनिस्ट है। ये जाती है जाकर जो ब्लैडर है उसको इनरवेट जो करिए सिम्पैथेटिक न्यूरॉन उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाती है, डिट्रूसर को रिलैक्स, क्योंकि एक तो सिम्पैथेटिक सप्लाई डिट्रूसर को रिलैक्स कराता है, डिट्रूसर को ये रिलैक्स कर देती है, ठीक है। और जिससे ब्लैडर का स्टोरेज फंक्शन इंप्रूव हो जाता है। और मतलब वो कह रहा है कि आप इसको मस्कुलिनिक एंटागोनिस्ट के साथ मिलाकर भी यूज कर सकते हो। आगे आ जाती है जी, हमने कोई ड्रग बनाई, हमने जी बनाया विजाइनल एस्ट्रोजन। अब आपको पता है कि मैंने कहा था कि इसका एक रिस्क फैक्टर जो था ना वो पोस्ट मिनोपॉज भी बाज़ औक़ात हो जाता है, क्योंकि उस केस में भी ना हाइपर एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन जो है ना वो गिर जाता है बॉडी में। तो फिर हमने एस्ट्रोजन को ट्राई करके देखा, 3 मंथ्स तक इसको जब प्रोवाइड किया तो इससे भी ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट आई ब्लैडर की सेंसेशन में, और एजेंसी बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। तो एस्ट्रोजन भी यूज़ किया जा सकता है। फिर डुलोक्सिटिन की बात करते हैं, डुलोक्सिटिन जो है वो इनकॉन्टिनेंस के लिए ओकेजनली यूज़ हो जाती है, कभी कभार यूज़ हो जाती है। ये कंबाइंड सेरोटोनिन और नोरेडर्जिन रिसेप्टर सॉरी रीअपटेक इनहिबिटर है, ठीक है। अच्छा, रिलैक्सिटिन जो है वो मिक्सुरेशन सेंटर पे एक्ट करती है, जाके जो सैक्रल स्पाइनल कॉर्ड है, यानी स्पाइनल कॉर्ड पे जो रिफ्लेक्स आर्क है ना वहाँ पर जो सेंटर है मिक्सुरेशन का वहाँ पर जाके एक्ट करती है, और ये सिंपैथेटिक आउटपुट को इंक्रीज कर देती है स्फिंक्टर की तरफ, और स्फिंक्टर की टोन को इंक्रीज करवाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। यहाँ तक हमने जो बात की वो अर्ज इनकॉन्टिनेंस के मेडिकल मैनेजमेंट की बात की। अब हम बात करेंगे स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस की। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का जो मेन ट्रीटमेंट था वो आपको पता है कि वो था सर्जरी। तो अब उसकी सर्जरीज की बात करेंगे। उसकी सर्जरी में ना 2 मेन सर्जरीज आती हैं। एक तो जी आती है सिंथेटिक मिड यूरिथ्रल टेप प्रोसीजर, और दूसरा आता है बर्च कोल्पो सस्पेंशन, ठीक है। ये 2 सर्जरीज आती हैं। इनमें पहले जो था ना वो कोल्पो सस्पेंशन यूज़ किया जाता था, बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट था, फर्स्ट चॉइस था। फिर उन्होंने टेप प्रोसीजर बना लिया। उन्होंने तो टेप प्रोसीजर इसलिए बनाया कि जो है ना जी कोल्पो सस्पेंशन की जो कॉम्प्लिकेशन है उनसे जान छुड़वाई जाए। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जो टेप प्रोसीजर है इसकी तो कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, फिर वो वापस अब कोल्पो सस्पेंशन की तरफ आना शुरू हो गए हैं। पहले बात करते हैं मिड यूरिथ्रल टेप प्रोसीजर की। एक परमानेंट नॉन अब्जॉर्बेबल मैश होता है, और वो एक टेप में उसको रखा जाता है, 1 सेंटीमीटर वाइड होता है, और इसको जो है ना वो इंसियन की मदद से मिड यूरिथ्रा में, अंडर द मिड यूरिथ्रा रख देते हैं, ठीक है। और यू शेप करके प्यूबिक सिम्फिसिस के बिहाइंड रख देते हैं। प्यूबिक सिम्फिसिस के बिहाइंड रखने के लिए सुप्रा प्यूबिक इंसिजन को यूज़ करते हैं, और उसके जो है ना वो मिड यूरिथ्रल मिड यूरिथ्रा के अंदर रखने के लिए विजाइनल इंसिजन यूज़ करते हैं। इस तरह से वो टेप रख देते हैं। तो फिर उससे जो है ना होता क्या है, ये जो टेप है इनका क्यूरेट 80 से 85% तक है, ये ठीक कर देती हैं। और अगर इनका लॉन्ग टर्म यूज़ किया जाए तो इससे भी ज़्यादा सक्सेस रेट हो सकता है। इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशन है, जो कि ये हो सकता है कि वो जो प्रोपाइलिन का आपने टेप रखा है उसके मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, और वोंड हीलिंग के साथ भी थोड़ा सा इंटरफेयर ये कर सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जब ऑपरेशन आप कर रहे हैं, जब आप ये टेप रख रहे हैं, उस दौरान क्या कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, वॉइडिंग डिफिकल्टी हो सकती है, ब्लैडर परफोरेट कर सकता है, ऑनसेट हो सकता है नई ओवर एक्टिव ब्लैडर सिम्टम का, कि ठीक आप स्ट्रेस इंकॉन्टिनेंस को कर रहे थे, अब आपने उसमें अर्ज इनकॉन्टिनेंस भी करवा दी है, उसका ऑनसेट हो सकता है। अब आपको समझ आई कि उन्होंने वो क्यों कहा था कि जो अर्ज इनकॉन्टिनेंस है उसके या ओवर एक्टिव ब्लैडर है उसके रिस्क फैक्टर में उन्होंने ये भी लिखा था कि अगर
प्रीवियस कोई सर्जरी हुई है ना कॉन्टिनेंस के लिए, तो उस केस में भी ये हो जाता है कि सर्जरी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के लिए होती है, और फिर जो है ना पेशेंट को जो है वो अर्जेंट कॉन्टिनेंस शुरू हो जाती है उस सर्जरी की वजह से, उसके कॉम्प्लिकेशन के तौर पर। अब जो प्रोसीजर आता है दैट इज बर्च कोल्पर सस्पेंशन। ये प्राइमरी प्रोसीजर है जो यूज़ किया जा रहा है, बहुत सालों से यूज़ किया जा रहा है। इसमें रेट्रोप्यूबिक स्पेस को खोलते हैं इंसिजन लगाकर, एब्डोमेन में इंसिजन लगाते हैं, उस स्पेस को खोलते हैं, ब्लैडर को मीडियली रिफ्लेक्ट करते हैं, दोनों साइडों से पकड़ के ना उसको मीडियली कर लेते हैं, और फिर 2 से 3 सूचर उसकी साइड पे लगा देते हैं, पैरावजाइनल फिशिया पे लगा देते हैं दोनों साइड पे। उससे क्या होता है कि ब्लैडर की जो नेक है उसको सपोर्ट मिलती है, उसको टाई कर देते हैं, उसको सपोर्ट मिलती है, और वो फिर डिसेंट नहीं करती। क्योंकि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में मसला यही था ना कि ब्लैडर की नेक नीचे चली जाती थी, उसको जो है सपोर्ट नहीं मिलती थी, तो फिर वहाँ से लीकेज हो रहा था। अब उसको सपोर्ट मिलेगी, वो डिसेंड नहीं करेगी, जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर रेज होगा कफिंग या स्टेनिंग में वो डिसेंड नहीं करेगी। इसका भी जो क्योर रेट है वो 80 to 85% ही है, और कॉम्प्लिकेशन भी तकरीबन उस जैसी ही है, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें कोई पॉलीप्रोपाइलिन मैश नहीं है, टेप नहीं है, तो फिर इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है। इसमें ना एक लॉन्ग टर्म रिस्क है, वो लॉन्ग टर्म रिस्क है पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स का। क्योंकि इसने इंटीरियर वेजाइनल वॉल को लिफ्ट कर दिया, तो उस वजह से पोस्टीरियर वेजाइनल प्रोलैप्स हो सकता है, लेकिन ये 5 to 10% तक रिस्क है। अब तीसरा ऑप्शन आपके पास आया है, वो तीसरा ऑप्शन क्या है, पेरीयूरेथ्रल इंजेक्शन। पेरीयूरेथ्रल इंजेक्शन लगाना शुरू कर दिया किसी मटीरियल का, वो मटीरियल क्या करता है, ब्लैडर नेक को बल्क अप कर देता है, यूरेथ्रल म्यूकोजा को कोट कर देता है, तो उस वजह से लीकेज नहीं होता। ये लोकल एनेस्थीसिया के अंडर प्रोसीजर कर दिया जाता है, और ये उनके लिए किया जा रहा है जो कि जो है ना वो नॉर्मल एनेस्थीसिया को बियर नहीं कर सकते, और दूसरी जो सर्जरीज हैं, बड़ी सर्जरी हैं, कोल्पर सस्पेंशन या टेप प्रोसीजर, उसको भी ये नहीं कर सकते, फिर उनमें अब ये किया जाता है। तो बस इनका ना आपको एक एक दो दो लाइनिंग है, सिर्फ नाम ही पता होने इनफ है, बट फिर भी मैंने आपको मेन मेन पॉइंट रीड करवा दिए। अब आपको डिट्रूसिव ओवर एक्टिविटी की बात करते हैं कि क्या डिट्रूसिव ओवर एक्टिविटी के केस में भी हम कोई सर्जरी कर सकते हैं। मेडिकल तो हमने ट्रीटमेंट देख लिया, लेकिन क्या कोई सर्जरी भी कर सकते हैं? तो जो इसका सर्जिकल ऑप्शन है ना वो एक ही, मतलब वो सेकंड लाइन, पहले तो वो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट है ना, वो कभी भी फर्स्ट चॉइस नहीं होगा। फर्स्ट चॉइस हमेशा मेडिकल ट्रीटमेंट होगा। लेकिन अगर करनी है सर्जरी, बाजू का मेडिकल ट्रीटमेंट को नहीं कोई इंसान रिस्पॉन्ड करता, तो उस केस में आपने बोtulinum टॉक्सिन लेनी होती है, बोtulinum टॉक्सिन ए। अब आपको पता है बोtulinum टॉक्सिन जो है वो क्या करती है, वो न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज को इनहिबिट करवाती है, ठीक है। इसको हम डिफरेंट डिजीज में यूज करते हैं।